राष्ट्रीय आय किसी देश में किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। दूसरा, राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। तीसरा, राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है उत्पादन के साधनों की आय। चौथा, राष्ट्रीय आय विषय है समष्टि अर्थशास्त्र का। पांचवा, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर। छठा, वार्षिक राष्ट्रीय आय वार्षिक उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी है? प्रोफेसर फिशर। सातवां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है परंतु संग्रह नहीं है। सही है। राष्ट्रीय आय का अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्रों के बीच एक दिशीय प्रवाह होता है। गलत, चक्रीय प्रवाह होता है। 8वां, निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में से किसने भारत की प्रति व्यक्ति आय के आकलन का प्रयास किया? दादा भाई नौरोजी 1867-68 में 20 रुपये बताए थे। 9, वर्ष 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। किसी ने सुनिश्चित किया? दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1925 से 29 में किसने सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की तथा राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किया? डॉक्टर V.K.R.V. राव 1931-32 में रिपोर्ट दिए। स्वतंत्रता से पूर्व भारत के राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाया? दादा भाई नौरोजी, फिंडले सिराज, विलियम डिग्बी, V.K.R.V. राव, इनमें से सभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन। भारत यानी स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय आय के अनुमान का प्रथम सरकारी आकलन 1948-49 में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दिया गया। सही है। दूसरा, राष्ट्रीय आय का अनुमान हेतु 1949 में PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था। सही है। तीसरा, राष्ट्रीय आय समिति ने अपना पहला रिपोर्ट 1949 तथा अंतिम रिपोर्ट 1950 में दिया था। गलत है, अंतिम रिपोर्ट 1954 में दिया था। 13, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के निम्न में कौन एक सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बाकी PC महालनोबिस थे, D.R. गाडगिल थे, V.K.R.V. राव थे और सलाहकार थे साइमन कुजनेटस। 14, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण नेशनल सैंपल सर्वे की स्थापना किस वर्ष हुई? 1950। बाद में 1971 में उसका नाम बदलकर NSSO कर दिया गया। 15, किसकी संतुष्टि के आधार पर वर्ष 1950 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की स्थापना भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में की गई? PC महालनोबिस। 16, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के कुल कितने प्रभाग हैं? 4। NSS के फील्ड कार्य प्रभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली। 18, NSSO का कौन सा प्रभाग सर्वेक्षण नामक छमाही पत्रिका का प्रकाशन करता है? समन्वय और प्रकाशन प्रभाग। दूसरा करता है। अब इसका अन्य प्रभाग है डाटा संसाधन प्रभाग, फील्ड कार्य प्रभाग, सर्वेक्षण अभिकल्प और अनुसंधान प्रभाग। 19, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन यानी गणना किस संगठन यानी कार्यालय के द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वर्तमान में NSO। 20, किसी अनुशंसा पर राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का ढांचा और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई? राष्ट्रीय आय समिति। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई?
2 मई 1951। 22 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। सही है। राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आकलन एकत्र करने का कार्य राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन NSSO द्वारा किया जाता है। सही है, दोनों सही है। 23 मई 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO और राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय NSSO का विलय कर कौन से नए नाम संगठन बनना प्रस्तावित किया गया? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। निम्नलिखित में कौन से आधार वर्ष का राष्ट्रीय आय का गणना हेतु स्वतंत्र भारत में पहली बार उपयोग किया गया? 1948-49। वर्तमान में कौन से आधार वर्ष राष्ट्रीय आय आकलन हेतु उपयोग हो रहा है? 2011 वगैरह। राष्ट्रीय आय का आकलन हेतु निम्नलिखित में कौन सा आधार वर्ष नहीं रहा है? 1970 से 71 रहा है, 84-85 नहीं रहा है, 80 से 81 रहा है, 93-94 रहा है, 2011-12 रहा है। कई समय से संतुष्टि पर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO ने वर्ष 2005 में राष्ट्रीय आय आकलन हेतु आधार वर्ष 2004-5 के स्थान पर 2011 वगैरह कर दिया। प्रणव सेन समिति। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। पहला, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का एक भाग है। सही है। दूसरा, NSO की अध्यक्षता सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का सचिव करते हैं। सही है, दोनों कथन सही है। 29, किस वर्ष सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को आपस में विलय कर सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय नाम का एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया गया? तो 1995 में। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक प्रकाशन समय समय पर किसके द्वारा निकाला जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 31 जुलाई 2006 को नेशनल सांख्यिकी आयोग NSC ने अपना कार्य प्रारंभ किया, जिसके प्रथम अध्यक्ष बने सुरेश तेंदुलकर। 32 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता किसे कहा जाता है? साइमन कुजनेटस। 33, राष्ट्रीय आय लेखांकन का महत्व किन कारणों से है? तो A, इसके द्वारा अर्थव्यवस्था की संरचना का पता चलता है। सही है। B, इसके द्वारा अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर तथा लोगों की आय का स्तर प्रकट होता है। सही है। C, राष्ट्रीय आय के अनुमानों के आधार पर देश के आर्थिक विकास तथा समृद्धि के बारे में नीतियों के निर्माण में सहायता प्राप्त होती है। सही है, तीनों कथन सही है। भारत में राष्ट्रीय आय का गणना केंद्रीय सांख्यिकी का संगठन द्वारा निम्नलिखित में कौन सी समय सीमा के आधार पर की जाती है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। 35, किसी देश का राष्ट्रीय आय एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। सही है। एक निश्चित अवधि में समाज की संपूर्ण आय का योग। सही है। एक निश्चित अवधि में समाज के संपूर्ण व्यय का योग। सही है, इनमें से सभी। 36, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय आय मापन की विधि है? उत्पाद विधि है, मूल्य वृद्धि विधि। सही है। आय विधि सही है, व्यय विधि सही है, इनमें सभी। भारत का केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO राष्ट्रीय आय का मापन हेतु किस विधि का प्रयोग करता है? उत्पादन विधि, व्यय विधि, आय विधि। उपयुक्त तीनों। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय आय मापने की विधि नहीं है? तो निर्यात आयात विधि नहीं है। 39, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ।
40 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO ने किस वर्ष राष्ट्रीय आय आकलन के लिए आय तथा उत्पादन विधि के साथ व्यय विधि को भी जोड़ा? 1967। 41 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान किस आधार पर किए थे? प्रति व्यक्ति आय। 42 भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र में तथा उपक्षेत्रों में बांटा है? 6 क्षेत्र 14 उपक्षेत्र। 6 क्षेत्र है प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा परिवहन संचार व्यापार, चौथा वित्त एवं वास्तविक संपदा, पांचवा निजी तथा सार्वजनिक सेवा, छठवा विदेशी क्षेत्र। 43 राष्ट्रीय आय के मापने की उत्पाद विधि को निम्न में किन नामों से जाना जाता है? ए मूल्य वृद्धि विधि, औद्योगिक उद्यम विधि, शुद्ध उत्पाद विधि, तीनों इनमें से सभी। 44 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने किस वर्ष भारत के राष्ट्रीय आय के संबंध में पहला श्वेत पत्र जारी किया? 1956। 45 सकल घरेलू उत्पाद मूल्य होता है एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का। 46 भारत में सकल घरेलू उत्पाद आकलन हेतु समय सीमा क्या रखी गई है? 1 वर्ष। 47 घरेलू उत्पाद बराबर राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विदेशों से प्राप्त संसाधन आय। 48 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घरेलू उत्पाद की तुलना में राष्ट्रीय उत्पाद की धारणा एक विस्तृत धारणा है। सही है। राष्ट्रीय उत्पाद में विदेशों से प्राप्त संसाधन आय जुड़ी होती है जबकि घरेलू उत्पाद में नहीं। सही है। 49 सकल घरेलू उत्पाद अर्थात शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच अंतर है मूल्य ह्रास का। 50 सकल घरेलू उत्पाद किसका मौद्रिक मूल्य है? 1 वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का। 51 1 वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के अंदर सभी उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि का योग होगा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। 52 निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? मूल्य वृद्धि बराबर उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। 53 बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो GDP एट मार्केट प्राइस माइनस मूल्य ह्रास। एक लेखा वर्ष में सामान्य टूटफाट, अनुमानित अप्रचलन तथा आकस्मिक हानि के कारण अस्थायी पूंजी में होने वाले कमी को जाना जाता है मूल्य ह्रास। 55 बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP एट मार्केट प्राइस में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को निकालने के उपरांत क्या प्राप्त होगा? NDP एट फैक्टर कॉस्ट। 56 निम्नलिखित में किसका अर्थ शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। 57 बाजार कीमत तथा साधन लागत धारणाओं में अंतर का आधार है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। 58 निम्नलिखित में कौन सा पद राष्ट्रीय आय को इंगित करता है? NDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। 59 निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? तो GDP बराबर GNP माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। 60 निम्नलिखित में सही विकल्प को चुनिए। तो GDP एट फैक्टर कॉस्ट बराबर GDP एट मार्केट प्राइस माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। 60 कौन सा सही युग्म है? तो GNP एट मार्केट प्राइस बराबर GNP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। 62 निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? सेवा क्षेत्र से 53.9%, कृषि तथा उनसे संबंधित क्षेत्र से 17.1% और उद्योग से 39.1%। भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान विनिर्माण क्षेत्र से 16 विनिर्माण क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से नहीं होगा, व्यापार क्षेत्र से, बैंकिंग क्षेत्र से भी नहीं होगा। 64 निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र का GDP में न्यूनतम योगदान रहता है? कृषि क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र। 65 भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलापों पर विचार कीजिए। पहला कृषि, वानिकी तथा मत्स्य पालन, दूसरा विनिर्माण, तीसरा व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, चौथा वित्त, बीमा, रियल एस्टेट,
सकल घरेलू उत्पाद में इन क्षेत्रों के योगदान का अवरोही क्रम, तो सब अवरोही क्रम घटते हुए, यानी सबसे कम वित्त बीमा रियल एस्टेट में, उससे कम व्यापार होटल परिवहन संचार में, उससे कम विनिर्माण में, उसके बाद कृषि वानिकी तथा मत्स्य पालन। 4 3 2 1। 66 भारत में राष्ट्रीय आय को किन पदों में मापा जाता है? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी NNP एट फैक्टर कॉस्ट। 67 वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है स्थिर दामों पर। 68 वास्तविक राष्ट्रीय आय को मापा जाता है आधार वर्ष के मूल्य पर। 69 बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित में से किस पद को घटाया जाता है? सब्सिडी। 70 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से अधिक या कम हो सकता है। यस। दूसरा, यदि विदेशों से प्राप्त आय धनात्मक होती है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से अधिक होती है। सही है। यदि विदेशों से प्राप्त साधन आय ऋणात्मक होती है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से कम होती है। सही है। 71 राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है, प्रति व्यक्ति है। 72 स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होगी, वास्तविक राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय। 73 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घरेलू उत्पाद घरेलू सीमा में सभी उत्पादों को अर्थात सामान्य निवासी तथा गैर निवासी द्वारा उत्पादित की जाती है। सही है। दूसरा, राष्ट्रीय उत्पाद केवल स्थानीय निवासियों द्वारा अर्जित की जाती है। यह सही है, दोनों सही है। 74 देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय में से विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय को घटाकर जब सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ दिया जाता है तो उससे क्या प्राप्त होगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। 45 जब वस्तु पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी तो उससे बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। 76 किसी देश की बाजार कीमत पर उसे शुद्ध आय को क्या कहते हैं जो उस देश में खर्च करने के लिए उपलब्ध होती है? राष्ट्रीय परियोजना। 77 किसी देश के राष्ट्रीय परियोजना आय में शामिल होता है विदेश का राष्ट्रीय आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण सभी। 78 व्यक्तिगत परियोजना आय से तात्पर्य है व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। 79 राष्ट्रीय आय लेखा में निजी आय को किस रूप में परिभाषित किया गया है? राष्ट्रीय आय माइनस अवितरित लाभ। अवितरित लाभ का मतलब कंपनी जो अपने भविष्य के लिए रखती है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, माइनस कंपनी कर प्लस सरकार और फर्मों द्वारा परिवार को अंतरण भुगतान। 80 एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को किया गया एकपक्षीय भुगतान जिसके फलस्वरूप कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? हस्तांतरण भुगतान। निम्नलिखित में 81 निम्नलिखित में कौन हस्तांतरण भुगतान है? वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्तियाँ, भूकंप पीड़ित को मिला वित्तीय सहायता। सही है, सभी सही है। 42 निम्नलिखित में कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है? तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पेंशन, क्योंकि उसकी मेहनत का कमाई है। घरेलू नौकर को भुगतान हस्तांतरण भुगतान है। गृहिणियों को भुगतान ये भी है। राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज। 83 राष्ट्रीय आय के मापन को किस विधि में दोहरी की समस्या उत्पन्न होती है? उत्पाद विधि में। 84 राष्ट्रीय आय लेखांकन में दोहरी गणना के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय का अत्यधिक अनुमान लग जाता है। 85 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आय की गणना में केवल अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं किया जाता है। सही है। अंतिम वस्तु वह वस्तु है जो उत्पादन परिसीमा के बाहर होता है तथा इसके मूल्य में वृद्धि नहीं की जा सकती है। सही है। तीसरा, मध्यवर्ती वस्तु उत्पादन परिसीमा के अंदर होती है तथा इसे मूल्य वृद्धि किया जा सकता है। सही है। स्वरोजगार व्यक्ति 86 स्वरोजगार व्यक्ति जैसे किसान, छोटे दुकानदार, डॉक्टर के द्वारा सृजित
आय राष्ट्रीय आय लेखांकन में किस नाम से जाना जाता है? मिश्रित आय। 87 भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? वर्तमान या चालू कीमतों पर, अभी स्थिर मूल्य या आधार वर्ष के मूल्य पर। 88 किसी देश के राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी प्रकार से किया जा सकता है? तो सही प्रकार की बचत का योग इस आय से निर्गत आउटपुट यानी उत्पादन व्यय तीन से निकलता है। 89 निम्नलिखित में किस लेन देन अथवा मद्दों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज शामिल नहीं किया जाता है। अप्रत्याशित लाभ यानी लॉटरी लगना, इसको भी शामिल नहीं किया जाता है। सही प्रकार के अप्रत्यक्ष कर, इसको भी शामिल नहीं किया जाता है। निम्नलिखित कौन से लेन देन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो गृहिणियों द्वारा अर्पित की जाने वाली सेवाएं। बाकी स्वयं उपभोग हेतु वस्तुओं का उत्पादन शामिल किया जाता है। मालिक द्वारा खुद काबिज मकानों का किराया शामिल किया जाता है। कर्मचारियों को मिला बोनस, ये भी शामिल किया जाता है। 91 आय विधि से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय निम्नलिखित में किसको शामिल नहीं किया जाता है? अवितरित लाभ को। बाकी पेंशन, लगान, मिश्रित आय को शामिल किया जाता है। 92 भारत में मिश्रित राष्ट्रीय आय की सही आकलन में निम्नलिखित में कौन एक समस्या है? तो अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। 93 निम्नलिखित में किसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? हस्तांतरण आय, घरेलू आय, मध्यवर्ती वस्तुएं। सही है, घरेलू सेवाएं। 94 भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन हेतु निम्नलिखित में कौन एक समस्या नहीं आती है? तो पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की प्रचुरता, इस समस्या नहीं है। पंचानवे उत्पाद विधि से राष्ट्रीय आय की गणना हेतु कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? तब एक, केवल अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का मूल्य जोड़ा जाए। बी, दोहरी गणना से बचना चाहिए। ए और बी यही सही है। 96 राष्ट्रीय आय के मान हेतु उत्पाद विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ब्रिटेन। 97 आय विधि का प्रयोग करते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? यही नहीं हुआ अभी। 98 निम्नलिखित में कौन निवल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? तो जीएनपी माइनस मूल्यह्रास बराबर एनपी हो जाएगा। 99 व्यय विधि से राष्ट्रीय आय मापन में कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? तो पुराने वस्तु पर हुए खरीद को शामिल न करें। 100 राष्ट्रीय आय आकलन हेतु निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? निर्यात मूल्य जोड़ा जाना चाहिए तथा आयात मूल्य घटाया जाना चाहिए। 101 अर्थव्यवस्था से सृजित लाभ के निम्नलिखित में कौन सा घटक है? तो लाभांश, निगम लाभ कर, अवितरित लाभ, इनमें से सभी। 102 हिंदू विरोधी दर अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? प्रोफेसर राजकृष्णा। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। हिंदू विरोधी दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। सकल राष्ट्रीय खुशहाली की अवधारणा कौन से वर्ष में भूटान के नरेश जिग्मे वांगचुक ने की थी? वर्ष 1972। हरित सूचकांक का विकास किस वर्ष हुआ? 1975। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? विश्व बैंक का पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुस्थिर विकास प्रभाग। निम्नलिखित में किसका अर्थ पर्यावरणीय परिणामों के साथ आर्थिक सूचकांक तैयार करना है? हरित जीडीपी। भारत में कृषि से प्राप्त आय को मापने के लिए कितने फसलों से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है? 68 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विदेशों से शुद्ध साधन आय संबंधी आंकड़े आरबीआई द्वारा प्रकाशित तथा तैयार किए जाता है। सही है। भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े
CSO द्वारा तैयार किया जाता है, RBI द्वारा नहीं। ये भी सही है। 111 भारत में राष्ट्रीय आय को मापने में कौन सी कठिनाई आती है? तो अमौद्रिक बहिष्कृत वस्तु तथा सेवाओं का अस्तित्व भी राष्ट्रीय आय मापन की अनेक विधियों का होना से राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों का अभाव, इनमें से सभी। 112 अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछली क्या भारत के GDP का हिस्सा है? तो हाँ।